नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है लेट राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन टुंडलोद में। आज हम अपने DED HI के जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसका तीसरा सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भाषा व संप्रेषण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, भाषा, वाणी, संप्रेषण, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। इसलिए हो सकता है आपको कहीं परेशानी भी आए, तो पीछे मत हटिएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हमारा सब्जेक्ट है भाषा व संप्रेषण। तो इसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम संप्रेषण पे चर्चा करते हैं। संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा है, यह एक आशाजनक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के माध्यम से वक्ता यानी कहने वाला अपने विचारों को व्यक्त करता है, श्रोता यानी सुनने वाला कहने वाले के विचारों को ग्रहण करता है। तो तात्पर्य ये है, कम्युनिकेशन का अर्थ ये होता है जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो जो बोलता है और जो सुनता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। संप्रेषण विधि में संप्रेषण एक सक्रिय तथा आशाजनक प्रक्रिया है जो निम्न विधियों से किया जाता है, जैसे सुनकर, देखकर या स्पर्श कर कर। सुनकर, देखकर व स्पर्श करके। बोलना, सायरन, टेलीफोन आदि ये कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं। दृष्टि के माध्यम से पढ़ना, लिखना, इशारे, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, टीवी देखकर, नाटक, नृत्य, सिनेमा आदि देखकर दृष्टि के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। स्पर्श के माध्यम में हाथ मिलाना, चूमना, गले लगना और सूंघने में जलने की बदबू या खुशबू होते हैं। सर्वप्रथम वक्ता अपनी बात को कहता है, जो माध्यम किसी माध्यम के द्वारा श्रोता तक पहुंचती है।
वक्ता अपने संदेश को प्रकट करता है एवं श्रोता उसे ग्रहण करता है। पुनः श्रोता ग्रहण की हुई बातों को अनुकरण करता है एवं प्रति उत्तर के रूप में व्यक्त करता है। वक्ता एवं श्रोता के बीच में संदेश का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के उद्देश्य। तो संप्रेषण के उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपकरणी इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा होता है नियमित रेगुलेटरी। उपकरणी का अर्थ होता है एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसे मुझे खाना दो, तथा नियमित जो होता है अन्य व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना, समझना, विश्वास दिलाना, सुधारना, आलोचना करना, धमकाना आदि। जैसे झूठ मत बोलो। अंतःक्रिया इंट्रैक्शन, अभिवादन करना, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में विचार व्यक्त करना तथा लोगों से मिलजुल कर रहना। जैसे उदाहरण है इसका नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू आदि। व्यक्तिगत संप्रेषण के उद्देश्य स्वयं को जानना तथा अपना स्वतः व्यवहार नियंत्रित करना, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना। मुझे उस तरह नहीं करना चाहिए, इसका ये उदाहरण है। ह्यूरिस्टिक होता है सूचना प्राप्त करना, विचार तथा ज्ञान के विकास के लिए धारणा बनाना। जैसे हमारे नए प्रधानमंत्री कौन हैं। इसके बाद होता है इमेजिनेटिव, काल्पनिक में कल्पना करना, कला का कलात्मक उपयोग करना, भाषा के बारे में सोचना आदि। जैसे फूलों की तरह मुस्कुराती रहो। सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव, सूचना प्रदान करना, विरोध, क्रोध, दर्द आदि व्यक्त करना। वाक और भाषा अलग अलग है। वाक भाषा में संप्रेषण का संबंध। वाक भाषा और संप्रेषण के बीच परस्पर अनुशासन संबंध है। संप्रेषण निरर्थक होता है। भाषा के बिना वाक भी अर्थहीन होती है। अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे या फिर जो भी बिना भाषा के बोलेंगे वो तर्क संगत नहीं आएगा तथा सामने वाले के, सुनने वाले के समझ में नहीं आएगा और निरर्थक साबित होगा। जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। वाक्य के द्वारा भाषा को व्यक्त करने पर उस वाक्य का अर्थ सार्थक होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों के द्वारा संप्रेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। वाक्य एक छोटी इकाई है, उससे बड़ी भाषा एवं संप्रेषण दोनों का संयोग है। तो ये था संप्रेषण। अब भाषा पे आते हैं। भाषा। श्याम सुंदर दास के अनुसार
मनुष्यों और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त परिसंकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। चार्ल्स वैन राइपर, भाषा अर्थपूर्ण ऐच्छिक सांकेतिक चिन्ह है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक अथवा अध्यात्मात्मक बातचीत है जो ध्वनियात्मक बनकर होठों पर प्रकट होती है, भाषा कहलाती है। स्वीट के अनुसार ध्वनियात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति व्यक्त करता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गार्डिनर, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त तथा सूचनाओं को ग्रहण करता है। मनुष्य अपनी वाणी में भाषा का प्रयोग करता है। तो ये थी कुछ महान जो हमारे हुए हैं फिलोसफर्स या वैज्ञानिक या जो अनुदेशक हुए हैं उनकी परिभाषा। आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। इसको आपको याद करना होगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। भाषा की बनावट। विद्वानों ने समानता भाषा को निम्न भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें सबसे पहले है स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक् विन्यास से जुड़े हैं। दूसरा है अर्थ विज्ञान, तीसरा है अर्थ क्रिया विज्ञान। तो सबसे पहले स्वर विज्ञान पे प्रकाश डालते हैं। स्वर विज्ञान में सामान्यतः किसी भाषा, वाणी, ध्वनि, स्पीच, साउंड एवं उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें ध्वन्यात्मक फोनेटिक के नाम से पुकारा जाता है। फोनेटिक के 3 पक्ष होते हैं, जिसमें पहला है उच्चारण संबंधी फोनेटिक। वाणी ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में वाणी के बारे में अध्ययन करते हैं। अकैस्टिक फोनेटिक्स यानी ध्वनि ध्वन्यात्मक, हवा में वाणी ध्वनि कैसे घूमती है, अर्थात वाणी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, इस बात का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है ऑडिटरी फोनेटिक्स यानी श्रवण ध्वन्यात्मक, कान कैसे ध्वनि को महसूस करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है आकृति विज्ञान। आकृति विज्ञान में मॉर्फोम्स का यानी रूपग्राम का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में आकृति विज्ञान में हम नए शब्दों के निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय एवं प्रीफिक्स उपसर्ग लगाकर किया जा सकता है। रूपग्राम मॉर्फोम्स। रूपग्राम 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वतंत्र रूपग्राम फ्री मॉर्फोम्स, दूसरा है बाध्य रूपग्राम यानी बॉन्ड मॉर्फोम्स। स्वतंत्र रूपग्राम
जैसे लड़का, लड़की। बाध्य रूपग्राम, लड़के, लड़कियाँ। तत्पश्चात इसके बाद आता है वाक्य विन्यास। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्य बनाया जाता है, इसे ही वाक्य विन्यास कहते हैं। वाक्य विन्यास का तात्पर्य किसी वाक्य में शब्दों को किसी विशेष भाषा के नियम के अनुसार व्यवस्थित करने से है। महान भाषा वैज्ञानिक चॉम्स्की ने वाक्य विन्यास को भाषा में महत्वपूर्ण स्थान बताया है। वाक्य विन्यास में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि शब्दों को वाक्यों में कैसे सजाया जाए। जैसे राम एक आम खा रहा है। राम खा रहा है आम। व्याकरण की दृष्टि से प्रथम वाक्य सही है, जबकि दूसरा व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है, यानी गलत है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए राम एक आम खा रहा है, परंतु दूसरा देखा जाए तो राम खा रहा है आम। तो इसमें जो प्रथम वाला है राम एक आम खा रहा है, ये व्याकरण की दृष्टि से सही होगा, परंतु राम खा रहा है आम व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान में अर्थ का अध्ययन किया जाता है। अर्थ का अध्ययन भिन्न भिन्न स्तर पर, जैसे स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान एवं वाक्य स्तर पर करते हैं। एक शब्द दूसरे शब्द से विभिन्न प्रकार से जुड़ा रहता है। जैसे अच्छा कहें तो उसका विलोम खराब कह सकते हैं। शब्द कई प्रकार से एक दूसरे से के साथ जुड़े रहते हैं, इसी जुड़ाव संबंध को शब्दकोश संबंध कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समानार्थी, दूसरा है विरोधार्थी,
तीसरा है भिन्नात्मक अर्थ वाले शब्द, जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा का मतलब मेघ तथा दूसरे का मतलब कम है। अर्थ क्रिया विज्ञान। अर्थ क्रिया विज्ञान में संदर्भ का अध्ययन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गुप्त भाषा का अनुवाद करना या अर्थ लगाना संदर्भ के अध्ययन पर निर्भर करता है। अब आते हैं भाषा के कार्य के बारे में। भाषा के निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया, भावात्मक अभिव्यक्ति, विचारों का साधन, पहचान की अभिव्यक्ति, तथ्यों का संकलन, वास्तविकता का नियंत्रण। तो संप्रेषण में सबसे पहले विचारों का आदान प्रदान करना भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये हमारे विचारों, भावों, सूचनाओं एवं तथ्यों को एक दूसरे के साथ संप्रेषित करने में माध्यम का कार्य करता है। सामाजिक अंतर्क्रिया में देखा जाए, सोशल इंटरेक्शन में, तो भाषा सामाजिक अंतर्क्रिया अर्थात परस्पर बातचीत करने में सहायता प्रदान करता है। भाषा के द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान होता है और व्यक्ति एक दूसरे के सामाजिक बंधनों में बंधते हैं। भाषा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं भावनात्मक संबंधों को स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। भावात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशंस। भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, भलाई के लिए कामना करना। हम कहते हैं ना, जाओ भगवान तुम्हारा भला करे। तो यह है भावात्मक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशंस। विचारों का साधन, इंस्ट्रूमेंटल ऑफ द थॉट्स। अधिकांश समय मनुष्य किसी न किसी विषय पर सोचता रहता है। हम विचार वाक्यों में करते हैं और वाक्य भाषा का अभिन्न अंग है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा विचार करने का साधन है। पहचान की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी। भाषा के द्वारा हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब व्यक्ति भाषा का प्रयोग करता है तो भाषा के द्वारा उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी शिक्षा, उसके क्षेत्र विशेष तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति में के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो हमें निम्न जानकारियाँ उससे बात करने से प्राप्त हो जाती हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, खाना पीना कैसा है, कहाँ से बिलोंग करता है, उसका आर्थिक कैसा है, सामाजिक कैसा है। तथ्यों का संकलन, रिकॉर्डिंग ऑफ द फैक्ट्स। भाषा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि तथ्यों का संकलन करना। ज्ञान के प्रचुर भंडार को पूर्णतः याद नहीं किया जा सकता है, अतः ये जरूरी हो जाता है कि उन तथ्यों को सुरक्षित रखा जाए ताकि वे भविष्य में काम आ सकें। संकलन का माध्यम भाषा ही हो सकती है। वास्तविकता का नियंत्रण। भाषा एक महत्वपूर्ण कार्य वास्तविकता का नियंत्रण करना है। इसके द्वारा व्यक्ति को भी नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा भाषा के कुछ और अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे सूचनात्मक। भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें भाषा के माध्यम से ही बहुत सारी सूचनाओं को हम तक भेजा जाता है। कल्पनात्मक। भाषा के माध्यम से व्यक्ति या बालक विभिन्न प्रकार की कल्पना करता है, जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेलता है। बालक अपने खेल में किसी को डॉक्टर और नर्स बना देता है। साधनात्मक। भाषा का प्रयोग हम व्यक्ति या बालक को पढ़ाने में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेगुलेटरी के रूप में भाषा के द्वारा व्यक्ति या बालक एक दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण अथवा व्यवहार नियंत्रण करते हैं।
हेरिस्टिक स्वतः शोध। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति बालक विभिन्न घटनाओं, तथ्यों अथवा विषय वस्तु के बारे में पता लगाता है। इस प्रक्रिया में वो भाषा को माध्यम बनाता है। मनुष्य की भाषा की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, जिसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा कठिन है, परंतु जब आप डेली देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से, तो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। भाषा व्यक्त करना एक कठिन विषय है। भाषा के बारे में पूर्ण तरह से बता देना बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाषा के बिना कुछ नहीं है। भाषा कई तरह की हो सकती है, संप्रेषण कई तरह का हो सकता है, सुनकर, बोलकर, देखकर, छूकर आदि तरीक़ों से। तो इसके बारे में आगे हम और चर्चा करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।